गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास पाठ पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप या संग्रह। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, ये पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में समास के बारे में। समास का अर्थ होता है संक्षेप में लिखना कोई शब्द को। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास के विषय में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। पहला है पूर्व पद एवं उत्तर पद। समास में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को यानी जो पहला पद है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद जो है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजमहल, तो राजमहल में राज पूर्व पद है और महल उत्तर पद है। नीलकंठ, नीलकंठ में नील पूर्व पद है यानी सामने का पद है और कंठ जो है वो उत्तर पद है। यथाशक्ति, यथा पूर्व पद और शक्ति उत्तर पद है। अब इसमें दूसरा है समस्त पद। समस्त पद किसको कहेंगे हम? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समास का विग्रह करके जब हम उसको एक साथ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। इसे सामासिक पद भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण में दूध और दही, ये समास का विग्रह हुआ है यानी दूध और दही, और उसका सामासिक पद क्या होगा? उसको एक साथ हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दूध दही। तीन रंगों वाला, तिरंगा, तिरंगा सामासिक पद है और तीन रंगों वाला उसका विग्रह करके लिखा हुआ है। अपने आप पर बीती, उसका संक्षेप में हम लोग क्या लिखे हैं? सामासिक पद क्या है? आप बीती। तीसरा है समास विग्रह। समास विग्रह किसको कहेंगे? समास रचना से बने शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जो सामासिक पद है उसको अगर हमको अलग करके लिखना है, उसका विग्रह करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। दूसरे शब्दों में जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाए तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता, ये सामासिक पद है और उसका विग्रह कैसे करेंगे हम? माता और पिता। यथाशक्ति, ये सामासिक पद है, समस्त पद है, उसका विग्रह करके कैसे लिखेंगे? शक्ति के अनुसार। निडर समस्त पद है, उसका विग्रह क्या हुआ? बिना डर के। अब फोर्थ है कारक की विभक्ति का लोप। समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे में, के और के लिए, ऐसे जितने भी हम लोग कारक में पढ़ते हैं ना विभक्ति, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। परंतु समस्त पद लिखते समय जो है उसका लोप हो जाता है यानी वो हट जाता है, विभक्ति जो है हट जाती है वहाँ से। उदाहरण के लिए जैसे अकाल पीड़ित, तो इसमें हम लोगों ने इसका विग्रह किया तो अकाल से पीड़ित। अकाल से क्या है? परसर्ग है, विभक्ति है। पीड़ित, अब जब हम उसका समस्त पद लिखें तो उसमें से विभक्ति का लोप हो गया है तो क्या बन गया? अकाल पीड़ित। ऐसी दूसरा है गुण से युक्त, इसमें भी हम लोगों ने विभक्ति का लोप किया है तो क्या हो गया? गुण युक्त। आराम के लिए कुर्सी, उसका समस्त पद क्या है? आराम कुर्सी, और इसमें किसका लोप हुआ है? के लिए का। और देशवासी,
उसका विग्रह क्या है? देश का वासी। तो इसमें का लोप हुआ है। और समस्त पद जब भी हम लोग लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया, समस्त पद जब लिखते हैं तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। पद का लोप, कई बार विभक्ति परसर्ग के स्थान पर कई पद होते हैं। समास करने पर बीच के पदों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है, दही में डूबा हुआ, तो इसमें पद का लोप हुआ है। क्या बन गया उसका? समस्त पद क्या हुआ? दही बड़ा। महान है जो देव, इसमें भी पद का लोप हुआ है, महादेव हो गया। कमल के समान नयन, इसमें भी पद का लोप हुआ है और समस्त पद क्या बन गया? कमल नयन। अब समास के प्रकार देखते। समास के 6 प्रकार है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, छठवा है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद, पीछे का जो पद होता है वो प्रधान होता है, वही महत्वपूर्ण होता है, तथा पूर्व पद गौण होता है। मतलब गौण मतलब वो अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास की मुख्य पहचान यह है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर विभक्ति का प्रयोग होता है, मगर समस्त पद बनाने हेतु कारक विभक्ति का लोप किया जाता है। जब हम लोग जब विग्रह करते हैं तो विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब समस्त पद लिखते हैं तो वो विभक्ति का लोप हो जाता है, उस विभक्ति को हटा देते हैं। जैसे सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, इसमें विभक्ति के लिए का लोप हुआ है। गंगा का जल, गंगा जल, इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, इसमें भी पर विभक्ति का लोप हो गया है। वन में वास, वनवास, इसमें वे में विभक्ति का लोप हो गया है। जन को प्रिय, जनप्रिय, इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है। गुणों से हीन, गुणहीन, से विभक्ति का लोप हो गया है। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, द्वारा जो विभक्ति है उसका लोप हो गया है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? जब हम समस्त पद लिखते हैं तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। अर्थात अथवा एक पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। उदाहरण के लिए नीला कमल, नीलकमल, तो इसमें पूर्व पद क्या है? विशेषण है, नीला है, और दूसरा पद क्या है? कमल, विशेष्य है। तो यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, और उसका समस्त पद क्या हुआ? नील कमल। पीत है जो अंबर, पीत मतलब वस्त्र होता है, यहाँ वस्त्र क्या है? विशेषण है। अंबर का मतलब, पीत मतलब पीला होता है और अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ वस्त्र की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो पीला है। प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक यहाँ विशेष्य है और उनकी क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो प्रधान है। तो प्रधान है जो अध्यापक का समस्त पद क्या हुआ? प्रधानाध्यापक। कमल के समान नयन, यहाँ नयन विशेष्य है और कमल विशेषण है। मैंने बताया था आपको कि पूर्व पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। यहाँ नयन की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो कमल के समान है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, यहाँ चंद्र विशेषण है और मुख विशेष्य है। धन रूपी विद्या, विद्या की क्या विशेषता बता रहे हैं? कि वो धन रूपी है, उसका समस्त पद है विद्या धन। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास के समस्त पद में पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है।
द्विगु समास समूह अथवा दल का बोध कराता है। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण के लिए 9 रत्नों का समूह नवरत्न, नव यानी 9, तो 9 क्या हुआ, संख्यावाचक है। तो वैसी हर द्विगु समास में जो है उसका पूर्व पद, समस्त पद का पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। 3 फलों का समूह त्रिफला, त्रि यानी 3, वो संख्यावाचक है। और फल यानी 3 फलों का समूह। 3 वेणियों का समाहार त्रिवेणी। पंचतंत्रों का समाहार पंचतंत्र। यहाँ पंच द्विगु संख्यावाचक है, तो यहाँ द्विगु समास है। 7 दिनों का समाहार सप्ताह, तो ये द्विगु समास में हमेशा पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द और, अथवा, या, तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इनका विग्रह करते समय बीच में योजक शब्द जैसे और, अथवा, या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और परंतु समस्त पद लिखते समय जो है इन योजक शब्दों का लोप हो जाता है। और द्वंद्व समास, उस योजक शब्द की जगह हम समस्त पद जब लिखते हैं तो योजक शब्द की जगह योजक चिन्ह लगा लेते हैं, वो बहुत आवश्यक होता है। योजक चिन्ह अर्थात हाइफन, जैसे रात और दिन, और योजक शब्द है, हम लोगों ने उसका समस्त पद क्या लिखा, रात दिन, और बीच में योजक चिन्ह लगाया, हाइफन लगाया। हार या जीत, उसका समस्त पद है हार जीत, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, बीच में हाइफन लगा है। लेना या देना, लेन देन, बीच में क्या लगा है, समस्त पद में हाइफन लगा है। यानी द्वंद्व समास में जो योजक शब्द जो होते हैं जैसे और, अथवा, या, तथा, ये सबका लोप हो जाता है और समस्त पद में हम क्या लिखते हैं, हाइफन लगा देते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं जब समस्त पद लिखते हैं। तो खट्टा और मीठा, ये भी द्वंद्व समास है और उसमें हम लोगों ने हाइफन लगाया है, खट्टा मीठा। 5वां है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद हमेशा प्रधान होता है। इसका समस्त पद भी अव्यय की भांति होता है। जैसे आ जन्म, आ इसका पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है, तो जन्म उसका समस्त पद होगा जन्म से लेकर। प्रति वर्ष, उसका समस्त पद है हर एक वर्ष, प्रति यहाँ पर पूर्व पद है, अव्यय है। यथा समय, पूर्व पद है यथा, समय जो है उत्तर पद है। यथा समय का समस्त विग्रह करने पर क्या होगा, समय के अनुसार। खूबी के साथ, खूबी के साथ ये विग्रह किया हुआ है और उसका समस्त पद क्या है, बखूबी। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का है हर घड़ी। अब बहुव्रीहि समास आखिरी है। बहुव्रीहि समास के समस्त पद में आए 2 पद गौण होते हैं, यानी दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है महत्वपूर्ण नहीं होते, अप्रधान होते हैं, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में समस्त पदों में कोई भी पद जो है वो मुख्य नहीं होता, पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद में कोई पद मुख्य नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थ देता है। जैसे इसका उदाहरण मैं बताती हूँ कि चक्र है हाथ में जिसके, इसका समस्त पद हुआ चक्रपाणी, लेकिन ये कौन सा अर्थ दे रहा है, विष्णु को कहा जा रहा है यहाँ पर। गिरि को धारण करने वाला
समस्त पद है गिरिधर। गिरिधर हम किसको कहते हैं? कृष्ण को। गज यानी हाथी के समान, आनन यानी मुख वाले, गजानन। गजानन हम किसको कहते हैं? गणेश जी को। दश है आनन जिसके, दशानन। और दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, बल्कि समस्त पद जो है कोई अन्य अर्थ देते हैं।